हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ट्यूटर्स कोचिंग सेंटर। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 8 से 7th तक हमने कंप्लीट कर लिया था पिछली वीडियो में। तो आज 8th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन पहला चैप्टर है। ठीक है, तो मैं पढ़ रहा हूँ एक बार। ये दिया है, सिद्ध कीजिए कि a बराबर 1, 2, 3, 4, 5 में आर यानी संबंध दिया है। समुच्चय ए ये दिया है, उसमें संबंध आर क्या दिया है, a, b सच दैट मोड ऑफ a माइनस बी सम है। सम संख्या आनी चाहिए, a में से b को घटा के उसका जो मोड आएगा वो सम आना चाहिए। द्वारा प्रदत्त संबंध r एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध यानी स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो। ठीक है, प्रमाणित कीजिए कि क्या 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। तो पहले तो हम इसे तुल्यता संबंध सिद्ध करेंगे और ये जो बाकी का बोल रहा है इसने वो बाद में बताऊंगा मैं कि क्या कहना चाह रहा है कि ये संबंधित क्यों है और क्यों नहीं है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन क्या दिया है वो ध्यान से समझो कि a, b तभी r का अवयव कहलाएगा जब a में से b को घटा के उसका जो मोड है वो एक सम संख्या है। सम संख्या है तो दो तरीके हैं इसको करने के। या तो तुम इसको रोस्टर रूप में करोगे। रोस्टर रूप में करने के लिए करना क्या होगा, देखो समुच्चय हमें पता है क्या दे रखा है, 1, 2, 3, 4, 5। मैं रफ बता रहा हूं, ऐसे ही जोन सा तरीका तुम्हें बेटर लगे उससे करना। ठीक है, ये समुच्चय a दिया है और ये भी a होगा, a से a में ही संबंध कोई r परिभाषित कर रखा है। तो a का अवयव क्या है, 1, 2, 3, 4, 5। यहां भी क्या होंगे, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो इधर के अवयव a के कहलाएंगे, इधर के अवयव b के कहलाएंगे। अगर तुम a का अवयव 1 ले रहे हो यानी a की जगह पर 1 ले रहे हो तो a के साथ यानी 1 के साथ क्या क्या आ सकता है, a के साथ वही b आ सकता है जिसको इसमें से घटाने पर और उसका मोड क्या मिले, सम। देखो अगर तुम सम माइनस सम करते हो, क्या, अगर सम माइनस सम, ये हमेशा क्या मिलेगा आपको, सम मिलेगा। और विषम माइनस विषम, विषम में से अगर विषम को घटाओगे तब भी आपको सम मिलेगा, ये नोट कर लेना। ठीक है, और अगर करोगे आप सम माइनस विषम या विषम माइनस सम, विषम माइनस सम, तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, एक विषम संख्या मिलेगी, एक विषम संख्या मिलेगी। ठीक है, ये नोट करने वाली बात है। मैं अभी बता रहा हूं, थोड़ा रोस्टर रूप में अगर करना चाहो रोस्टर रूप में कर लोगे, नहीं तो मैं इसको सेट बिल्डअप फॉर्म में करूंगा, समुच्चय निर्माण रूप में करूंगा। इस तरीके से तुम रोस्टर रूप बना के इसका घर पे ट्राई कर सकते हो। ठीक है, a में से b को घटा के सम संख्या आनी चाहिए। तो a के तो ये अवयव है, a का ये अवयव क्या है, 1, जो कि कैसा है, सम है कि विषम है, ये है विषम संख्या। तो हमें विषम में से कौन कौन सी संख्या घटाएं इधर वाली में से कि एक सम संख्या मिले। तो विषम में से अगर विषम घटाओगे तभी सम मिलेगा, अगर विषम में से सम घटाओगे तो विषम मिलेगा। तो हमने पहला अवयव लिया 1, तो 1 में से उधर से क्या क्या घटा सकते हैं कि आंसर 1 हमें सम संख्या मिले। मोड का मतलब यही है कि प्लस कर देंगे, प्लस का हो या माइनस का हो, सम संख्या आनी चाहिए। ठीक है, तो इस 1 में से विषम संख्या 1 को घटाएं तब सम मिलेगा हमें, 1 में से विषम संख्या 3 को घटाएं तब सम संख्या मिलेगी, 1 में से 5 को घटाएं तब भी हमें सम मिलेगी। 1 माइनस 5 क्या आएगा, माइनस का 4। मोड लगा हुआ है वो से प्लस कर देगा, तो माइनस की इतनी कोई दिक्कत नहीं लेनी। फिर दूसरी संख्या क्या आई, 2, तो 2 कैसी संख्या है, सम, और उधर वाली में से घटाना है क्योंकि पहली में से दूसरी को घटा के ही तो रिजल्ट चेक करना है। पहले वाला तो इधर से लेना, दूसरे वाला उधर से। तो 2 के साथ क्या ले सकते हो तुम कि आंसर तुम्हें एक सम संख्या मिले। यही तो हमारा संबंध कह रहा है कि सम आना चाहिए रिजल्ट। तो 2 में से सम संख्या कौन कौन सी घटा सकते हो उधर से, 2 में से तो सम घटा सकते हो, 2 में से 2, 2 में से 4। तो 2 का कनेक्शन 2 के साथ होगा, 2 का कनेक्शन 4 के साथ होगा। फिर 3 आया, 3 का कनेक्शन किसके साथ होगा,
3 एक विषम संख्या है, तो विषम में से विषम घटाओगे तभी सम संख्या मिलेगी आपको। विषम यानी 3 में से 1 को घटाओगे तब सम संख्या मिलेगी, 3 में से 3 को घटाओगे तब सम संख्या मिलेगी, 3 में से 5 को घटाओगे तब सम संख्या मिलेगी। इसी तरह से इन दो का, तो आप इसका रोस्टर रूप बना सकते हो आर बड़ी आसानी से। एक का किसके साथ कनेक्शन है, एक का 1 के साथ, एक का 3 के साथ, एक का 5 के साथ, है या नहीं? तो रोस्टर रूप से ही कर रहे हैं इसको, ठीक है, रोस्टर रूप ही बना लेते हैं। जब इतना कर दिया तो रोस्टर रूप ही बना लेते हैं, ठीक। तो ये वैसे रफ का इसके बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी 4 सम संख्या है, तो सम में से सम को घटाने पर सम संख्या मिलेगी। सम क्या है, 2 उधर, और सम क्या है, 4। 5 क्या है, विषम संख्या, तो 5 का 1 के साथ होगा, 5 का 3 के साथ होगा, 5 का 5 के साथ होगा। इसका कोई नंबर नहीं है, एग्जाम में इसको बनाने की जरूरत नहीं है, बस हमें तो समझाने के पर्पज से बनाया है, ठीक है। तो आर को अगर हम रोस्टर रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे? 1 का कनेक्शन देखो किस किस के साथ हो सके, 1 में से किस किस को घटा के सम संख्या मिल सकती है। एक तो विषम संख्या है, तो विषम को ही घटाएंगे, तो 1 में से 1 को घटाओगे तब सम संख्या मिलेगी, 1 में से 3 को घटाओगे तब सम संख्या मिलेगी, और 1 में से 5 को घटाओगे तब सम संख्या मिलेगी। फिर 2 की बात आई, 2 एक सम संख्या है, तो सम में से सम घटाओगे तभी सम मिलेगा, तो 2 में से क्या घटाना पड़ेगा हमें, 2, 2 बिलोंग कर जाएगा आर से, आर का भी वो कहलाएगा ना, क्योंकि इन्हें घटाने पे हमारा संबंध जो है वो सत्य सिद्ध हो रहा है। पहली में से दूसरी को घटा के सम संख्या मिल रही है, देखो पहली में से दूसरी को घटा रहे हैं सम मिल रही है, पहली में से दूसरी को घटा रहे हैं सम मिल रही है, पहले में से दूसरी घटा रहे हैं सम मिल रही है। तो 2 का 2 के साथ होगा, 2 का 4 के साथ होगा, 2 का 4 के साथ होगा, ठीक है। फिर बात आई 3 की, 3 का 1 के साथ होगा, 3 विषम संख्या है तो विषम से कनेक्ट होगी, 3 का 3 के साथ होगा, और 3 का किसके साथ होगा, 5 के साथ होगा। फिर 4 तो सम है, तो सम के साथ कनेक्ट होगी, 4,2, फिर 4,4, ठीक है। फिर 5 विषम संख्या है तो विषम के साथ कनेक्ट होगी, 5,1, ठीक है, 5,3, 5,5। हमने सभी अवयवों का रिलेशन देख लिया किसका किसके साथ है, ठीक है। अब हमें चेक करना है स्वतुल्य, सममित या संक्रामक। इसको मैं साफ कर रहा हूं भाई। अब स्वतुल्य के लिए हमें क्या देखना होता है? स्वतुल्य के लिए देखना होता है कि जो भी, अगर रोस्टर रूप में दिया है तो इससे बेटर और कोई तरीका नहीं है, जो भी हमारा समुच्चय है उस पर ध्यान दो। समुच्चय है ये, तो इसके जितने भी अवयव हैं इन सब का खुद के साथ रिलेशन आर के अंदर होना चाहिए। यानी 1 है तो 1,1 यहाँ होना चाहिए जो कि है, 2 है 2,2 होना चाहिए जो कि यहाँ है, 3 है 3,3 होना चाहिए जो कि यहाँ है, 4 है 4,4 है जो कि यहाँ है, 5 है तो 5,5 भी यहाँ है। तो इसका मतलब यह एक स्वतुल्य संबंध है। तो हम स्वतुल्य के लिए अगर चेक कर रहे हैं, स्वतुल्य के लिए तो क्या कर रहे हैं, 1,1, 2,2 ... 5 तक सभी अवयवों के हमें आर के अंदर अवयव मिले हैं सभी। 1,1 भी है, 2,2 भी, 3,3 भी, 4,4 भी और 5,5 भी, सारे आर के अवयव हैं। इसलिए हम कह देंगे अतः आर स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। फिर बात आई किसकी, सम्मित की। सम्मित चेक करो। सम्मित के लिए क्या तरीका है चेक करने का, कि जो भी अवयव आर के अंदर दिए हुए हैं उनका रिवर्स यानी उल्टा, व्युत्क्रम, कुछ भी बोल लो, स्थान परिवर्तित करके मिलना चाहिए। जैसे कि 1,1 इसका उल्टा करोगे, 1 ये वाला 1 पहले लिखोगे, ये वाला 1 बनेगा तो 1,1 ही, तो ये तो इसका उल्टा मौजूद है। 1,3 है तो इसका उल्टा 3,1 है क्या आर के अंदर, 3,1 भी है। 1,5 है तो 5,1 भी है। 2,2 को चेक करने की जरूरत नहीं, 2,4 है तो 4,2 भी है। तो सभी के उल्टे मिल रहे हैं, तो इसका मतलब यह क्या है, एक सम्मित संबंध है। हम कह रहे हैं चूंकि A, B बिलोंग्स टू R है तथा B, A भी R का अवयव है। अगर A, B है तो उसका उल्टा B, A भी है। एग्जाम्पल दे दो, चाहे एग्जाम्पल कोई भी दे दो। 1,3 बिलोंग्स टू R तथा 3,1 बिलोंग्स टू R, यानी 1,3 है तो इसका उल्टा 3,1 भी R के अंदर है, इसलिए यह सम्मित है। अतः R सम्मित है, ठीक है, R सम्मित भी हो गया। अब हमें चेक करना है क्या, संक्रामक।
संक्रामक के लिए चेक करें यदि संक्रामक तो क्या करेंगे संक्रामक के लिए, ए से बी, बी से सी और बीच वाले को हटा के बी को क्या होता है ए कोमा सी अगर मिल रहा है तो संबंध आर का अवयव है। नहीं तो संक्रामक में क्या होता है ए कोमा बी आर का अवयव है और साथ ही साथ बी कोमा सी आर का अवयव है। तो ए कोमा बी और बी कोमा सी अगर आर के अवयव है तो ये बीच वाले को हटा दो, बच क्या रहा है ए कोमा सी। ए कोमा सी अगर आर का अवयव है तो संक्रामक होगा। तो ये हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। मतलब जिस पर एंड हो रहा है उससे शुरुआत होने वाला अगर कोई मिल रहा है तो क्या है संक्रामक है। तो चेक कर रहे हैं हम यहाँ 1 कोमा 1, 1 पे एंड हो रहा है, 1 से शुरू होने वाला ये है तो इस 1 को छोड़ दो, क्या बच रहा है 1 कोमा 3। 1 कोमा 3 तो ये रहा पहले से ही मौजूद है। फिर 1 पे एंड हो रहा है, 1 से शुरुआत इसकी हो रही है, इस 1 को हटा दो, बच क्या रहा है 1 कोमा 5 जो कि है। तो इसका चेक करने की जरूरत नहीं। 1 कोमा 3 है, 3 से शुरुआत होने वाला ये रहा। 1 कोमा 3 है, 3 कोमा 1 है, बीच का कॉमन पार्ट क्या है एंड 3 पे हो रहा है और इसकी शुरुआत 3 से हो रही। तो इस 3 को छोड़ दो, बच क्या रहा है 1 कोमा 1 जो कि आर के अंदर है। तो सभी पेयर तुम चाहे खुद से चेक कर लियो, एक एक सभी का मिलेगा इसके अंदर, ठीक है। अतः ये क्या है संक्रामक संबंध है। हम कह रहे हैं चूंकि ए कोमा बी अगर मिल रहा है बिलोंग्स टू आर तथा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर मिल रहा है तो बी को छोड़ने पर बच क्या रहा है ए कोमा सी। ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर है किसी के लिए भी। चाहे एक एग्जाम्पल देके बता दो तुम यहां। एग्जाम्पल क्या, कोई भी एक एग्जाम्पल दे रहे हैं हम। 1 कोमा 3 है, 3 कोमा 1 है। 1 कोमा 3 है, 3 पर एंड हो रहा है इसका, बिलोंग्स टू आर तथा 3 कोमा 1 ये भी बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। अब बीच वाले को छोड़ के 3 को बच क्या रहे 1 कोमा 1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अतः आर संक्रामक है। अतः आर संक्रामक है, संक्रामक है। तो लास्ट में क्या कह देंगे, क्योंकि आर स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है, तीनों ही कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या बोलेंगे हम, अतः आर एक तुल्यता संबंध है। अतः आर एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है, ठीक है। इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय A बराबर x बिलोंग्स टू Z। इस बार जो समुच्चय A भी दिया है वो भी समुच्चय निर्माण रूप में दिया है, उसे रोस्टर रूप में करके हमें देखना होगा कि क्या क्या दिया हुआ है। तो A इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू Z। x कोई पूर्णांक है, ठीक है। अब पूर्णांक तो बहुत सारे होते हैं, अनंत होते हैं पूर्णांक, लेकिन साथ ही साथ उसने x की लिमिट दी है कि कहां से लेके कहां तक के पूर्णांकों में से x है। उसने बोला है x जो है वो या तो 0 के बराबर है उससे बड़ा है, या 12 के बराबर है उससे छोटा है। 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12 ये दे रखा है ना। तो इसका मतलब 0 से लेके 12 तक के पूर्णांक लेने हैं, वो समुच्चय A कहलाएगा हमारा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, R इज इक्वल टू A कोमा B सच दैट मोड ऑफ A माइनस B 4 का एक गुणज है, कि A में से B को घटा के 4 का गुणज मिलना चाहिए। मतलब जो भी आंसर आएगा वो 4 से कट जाना चाहिए। गुणज का मतलब यही तो होता है, ठीक है। तो और हमें तुल्यता संबंध सिद्ध करना है इसको, मतलब स्वतुल्य भी, सम्मित भी और संक्रामक भी, ठीक है। तो पहली बात तो ये समझ लो कि 4 का गुणज, 5 का गुणज या 6 का गुणज होता क्या है भाई। किसी भी संख्या का अगर हमें गुणज देखना है, 4 का गुणज है यानी 4 से वो कटना चाहिए। मान के चलो 4 के गुणज 12 है, 16 है, 24 है, ठीक है, 32 है। तो इन सब में कॉमन चीज क्या है, हमें तो 4 से भाग दे के देखना है। इन्हें क्या करना, 4 से भाग दे के देखना कि 4 से काटने पर एक पूर्णांक संख्या मिलनी चाहिए। क्या मिलना चाहिए, पूर्णांक संख्या। तो 4 का गुणज
यानी 4 से कटने के लिए यहां कुछ होगा। ये 12 जो है ना, इस 12 को ऐसे भी तो लिख सकते हो तुम 4 गुणा 3/4। इसका मतलब इस 4 से कटने के लिए एक 4 तो जरूर मौजूद होगा ही होगा, बाकी साथ में कुछ हो जाए। जैसे ये 16 है, इसे लिख सकते हो 4 गुणा 4। इसका मतलब ये जो नीचे 4 दिया है, अगर 4 का गुणा चेक कर रहे हैं हम, तो इस 4 से कटने के लिए एटलीस्ट एक 4 तो होगा ही होगा, बाकी साथ में कुछ भी हो सकता है उसके। जैसे ये 24 है, 24 को क्या लिखोगे 4 गुणा 6। इसका मतलब इस 4 से कटने के लिए कम से कम एक 4 तो है, ये साथ में चाहे कुछ भी हो, उससे हमें मतलब नहीं है, जो भी होगा वो पूर्णांक होगा। ठीक है, जैसे ये 32 है, 4 गुणा 8 है, तो इसका मतलब इस 4 से कटने के लिए 4 तो चाहिए, तो इस 4 से कटने के लिए कम से कम एक 4 तो होगा, 4 की गुणा में चाहे कुछ भी हो। तो मेरा कहने का मतलब समझे तुम कि जो भी कोई 4 का गुणज होगी संख्या, उसे हम 4 गुणा के लिख सकते हैं क्या? के कोई भी पूर्णांक है, मतलब 3 हो, 4 हो, 6 हो, हम के बिलोंग्स टू जेड कह देंगे कि कोई भी एक पूर्णांक होगा। ठीक है, लेकिन 4 का गुणज होने के लिए 4 बाहर होगा और उसकी गुणा में कोई भी एक पूर्णांक होगा, इंटीजर होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन अब अगर तुम वैसे करोगे, रोस्टर रूप से करना अगर चाहोगे इसको, तो देखो हो रोस्टर रूप से भी जाएगा, लेकिन क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। चाहे चाहो तो तुम ट्राई कर सकते हो, ये 0 से लेके 12 तक के हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसी तरह 12 इधर होंगे। अब 0 में से 0 को घटा के क्या मिल रहा है? 0। तो 0 तो 4, 0 हर एक संख्या का गुणज होता है, क्योंकि 0 को तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो 4 गुणा 0। तो इस 4 से कटने के लिए 4 मिल गया, 0 एक पूर्णांक बच रहा जो कि 4 का गुणज है। 0 में से किसे घटाओगे और 4 को घटाओगे तो माइनस का 4 मिलेगा, वो भी 4 का गुणज है। तो इस तरीके से अगर तुम बनाने बैठोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, रोस्टर रूप में बहुत ज्यादा अवयव हो जाएंगे और कंफ्यूज हो जाओगे तुम। तो इसको हम समुच्चय निर्माण रूप से करेंगे। किससे करेंगे? समुच्चय निर्माण रूप से, सेट बिल्डअप फॉर्म से। तो स्वतुल्य के लिए हेडिंग डाल लो, स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए क्या होता है कि जो भी हमारा संबंध दिया हुआ है उसके अंदर हम दोनों जगह एक ही अवयव रख के चेक करते हैं। अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है हमारे संबंध को, तो इसका मतलब जो भी हम संख्या ले रहे हैं वो कोमा वो, यानी ए ले रहे हैं तो ए कोमा ए बिलोंग कर जाएगा आर से। 2 ले रहे हो तो 2 कोमा 2 बिलोंग कर जाएगा आर से। 3 ले रहे हो, अगर उसने दोनों जगह 3 रखने पर संबंध को सेटिस्फाई कर दिया तो हम कह देंगे 3 कोमा 3 बिलोंग्स टू आर। सिंपल। तो हम कह रहे हैं चूंकि, यही लिखो, चूंकि a माइनस ए का जो मोड है, हमने दोनों जगह a रख के देखा, संबंध यही तो है, इन दोनों जगह हमने a रख के देखा, अगर जो भी रिजल्ट आ रहा वो 4 का गुणज हुआ तो हम कह देंगे a कोमा ए बिलोंग्स टू आर होगा। तो a माइनस ए क्या आ रहा है? a माइनस ए तो 0 होता है, और साथ में लिख दो क्या? जो कि 4 का गुणज है, जो कि 4 का गुणज है। 4 से भाग चला जाएगा ना 0 में, 0 को किसी संख्या से भाग दो 0 आएगा, तो इसका मतलब 4 का गुणज है। तो इसलिए हम कह देंगे कि जब हमने दोनों जगह की जो भी संख्या, देखो यहां ये 2 संख्या रखी थी, इन दोनों में से घटा के 4 का गुणज मिल रहा है, तो हमने बोला कि ये कोमा माइनस हटा के ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। यहाँ ए माइनस ए है तो माइनस हटा के कोमा लगा दो, बस ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, क्योंकि ये संबंध पे खरा उतर है। इसलिए हम कह देंगे ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर। अतः आर स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। हो गया स्वतुल्य सिद्ध, बहुत आसान है। सममित के लिए, सममित के लिए क्या करते हैं हम? सममित के लिए क्या करते हैं? अगर a कोमा बी बिलोंग्स टू आर है तो उसका उल्टा, यानी b कोमा a बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, r का एक अवयव होना चाहिए, तो संबंध हमारा क्या होगा? सममित होगा, नहीं तो सममित नहीं होगा। तो हम कह रहे हैं क्या, बल्कि दिया भी है, a कोमा b कब बिलोंग कर रहा? यदि a कोमा b बिलोंग कर रहा है r से, r का एक अवयव है a कोमा b, तो क्या हो रहा है? तो हो रहा है क्या? तो a माइनस b का जो मोड है वो 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। ये हमारा संबंध दिया है, यही तो दिया है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। a माइनस बी 4 का गुणज है, या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या? मोड ऑफ a माइनस बी बराबर 4k1, k1 कह लो या k कह लो, 4k कह दिया हमने, और यहां लिख दिया जहां
जहां k बिलोंग्स टू z। k कोई पूर्णांक है, ये चीज अभी समझाई थी मैंने कि 4 के साथ में कुछ भी हो एक पूर्णांक, लेकिन 4 जरूर होगा अगर 4 का गुणज है। तो 4 के गुणज को हम इस लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि 4 और उसकी गुणा में कोई पूर्णांक होगा, k मान लिया जिसको हमने, ठीक है, जहां k बिलोंग्स टू z। ठीक है, इतनी बात होगी। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें a माइनस बी दे रखा है, हमें तो b माइनस ए चेक करना पड़ेगा, क्योंकि b को ए बिलोंग्स तभी तो करेगा अगर b में से a को घटा के 4 का गुणज मिल जाए। यही तो बात है, a में से b को घटा के 4 का गुणज मिल रहा है, उसका उल्टा b में से a को घटा के 4 का गुणज मिलना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि b कोमा a बिलोंग्स टू r होगा। ठीक है, तो b माइनस ए कब मिलेगा, जब इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो। अंदर ही मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं, माइनस कॉमन ले रहे तो b माइनस ए हो जाएगा कि नहीं, ये बताओ। चिन्ह बदल जाते हैं अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं, b प्लस का हो जाएगा, a माइनस का हो जाएगा, क्योंकि a प्लस का था तो माइनस हो गया। मोड बराबर कितना, 4k। और तुम्हें पता होगा कि अगर मोड के अंदर कोई पूरी जो कैलकुलेट होके जो संख्या आई है, अगर वो माइनस की है तो मोड उसको क्या कर देता है, प्लस कर देता है। इसका मतलब ये हो जाएगा b माइनस ए बराबर 4k। b माइनस ए बराबर 4k आ गया। इसका मतलब a माइनस बी बराबर 4k किसको लिखा था हमने, 4 के गुणज को, और b माइनस ए बराबर 4k आ गया, 4 की गुणा में कुछ है। तो इसका मतलब यही तो है कि मोड ऑफ b माइनस ए 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। और संबंध हमारा क्या कह रहा कि अगर 4 का गुणज मिल रहा है पहले में से दूसरे को घटा के, पहले में से दूसरे को घटा के 4 का गुणज मिल रहा है, तो हम कह रहे हैं पहला कोमा दूसरा r का एक अवयव है। इसी तरह पहले में से दूसरे को घटा के 4 का गुणज मिल गया है हमें, तो हम कह देंगे पहला कोमा दूसरा बिलोंग्स टू r, r का एक अवयव होगा। इसलिए हम कह देंगे b कोमा a बिलोंग्स टू r। अतः r सममित है। सममित भी हमने सिद्ध कर दिया, बहुत आसान था। ठीक है, अगर ध्यान से करोगे तो बहुत इजी लगेगा, नहीं तो हार्ड लगेगा। ये मैंने लाइन खींच दी, स्पेस नहीं है। संक्रामक भी अभी हमें प्रूव करना है, तो संक्रामक हेडिंग डाल लेंगे क्या, संक्रामक के लिए होता क्या है संक्रामक के लिए होता है कि ए से बी, बी से सी, और बीच वाले को हटा के एक कोमा सी बिलोंग्स टू आर करना चाहिए। तो हम दोनों को ए और बी तो लेके चलते हैं कि ये तो आर के अंदर है, मान के चलते हैं हम, और दिखा देते हैं ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर। तो हम कह रहे हैं माना कह लो, या तो दिया हुआ ही है ए कोमा बी, माना ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। अगर ए कोमा बी आर का अवयव है तो इसका मतलब ए मोड ऑफ ए माइनस बी, मोड ऑफ ए माइनस बी 4 का एक गुणज है, यही तो बोल लोगे, 4 का एक गुणज है, या कह लो 4k1 कह दिया, क्योंकि दो जगह लेना पड़ेगा ना, मैं 4 का गुणज, यहाँ k1 मान लिया, z है कोई पूर्णांक, और यहाँ k2 मान लेंगे, z है कोई पूर्णांक। ठीक है, a माइनस बी 4 का गुणज आ गया, यहाँ k1 क्या मान लिया हमने, एक पूर्णांक मान लिया। इसी तरह यहाँ क्या करेंगे, यहाँ करेंगे मोड ऑफ b माइनस सी, पहले में से दूसरे को घटा के 4 का गुणज मिलना चाहिए, यानी 4k2 कह दिया। और यहाँ साइड में लिख देंगे, साइड में क्या लिख देंगे, जहां k1 तथा या k1 कोमा k2 बिलोंग्स टू z, कोई पूर्णांक है, ये दो कोई पूर्णांक है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। या हम कह सकते हैं हमें तो सी तक पहुंचना, बी वाले को हटाना। बी कैसे हटेगा, अगर इस और इस समीकरण को, ये दो समीकरण मान के भी चले तो जोड़ दें इन्हें, तो बी से बी कट जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस का वहां प्लस का, बचेगा क्या, ए माइनस सी, और ए माइनस सी बन जाएगी फिर हमारी बात, पहले में से दूसरे को घटा के ही तो 4 का गुणज मिलना चाहिए। तो लेकिन ये मोड दिक्कत कर रहा है, तुम्हें पता होगा मोड को अगर हटाते हैं तो किसी भी एक तरफ प्लस माइनस लगाना पड़ता है। जैसे हम रूट हटाते हैं, वर्गमूल, तो दोनों तरफ मतलब एक तरफ प्लस माइनस आता है उसके बाहर, किसी का भी अगर हम स्क्वायर रूट निकाल लें, तो ये मोड हटाओगे तो दूसरी तरफ उस साइड हमने क्या कर लिया, प्लस माइनस चिन्ह लग जाएगा, प्लस माइनस 4k1, समीकरण नंबर 1। इसी तरह ये मोड हटाओगे, इधर प्लस माइनस लग जाएगा, b माइनस सी बराबर प्लस माइनस 4k2, समीकरण नंबर 2। सिंपल, अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो,
समीकरण 1 प्लस 2, a माइनस बी इसकी लेफ्ट साइड प्लस उसकी लेफ्ट साइड b माइनस सी इसकी लेफ्ट साइड प्लस माइनस 4 k1 और उसकी सॉरी इसकी राइट साइड उसकी भी राइट साइड प्लस माइनस 4 k2। b से b कट गया, बचा क्या a माइनस सी, ठीक है, a माइनस सी बच गया, बराबर 4 हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचा क्या प्लस माइनस k1 और प्लस माइनस k2, ठीक है। लेकिन हमारे संबंध में क्या था, केवल इतना ही नहीं कि पहले में से दूसरे को घटाया तो 4 का गुणज मिल गया, मोड भी तो चाहिए, मोड फिर से लगा लो, दोनों तरफ का मोड लोगे तो मोड ले लो, तो मोड लेने पर क्या होगा a माइनस सी का मोड बराबर 4 तो बाहर रख लो और ये मोड के अंदर प्लस माइनस k1 और प्लस माइनस k2। अब देखो a माइनस सी का जो मोड है वो 4 और उसके साथ में k1 प्लस माइनस k1 और प्लस माइनस k2 है। कोई भी दो पूर्णांक है, चाहे प्लस के हो चाहे माइनस के हो, चाहे माइनस के हो चाहे प्लस के, एक बार ये माइनस रखा जाएगा ये प्लस, या एक बार ये प्लस ये भी प्लस, एक बार ये माइनस ये भी माइनस, या एक बार ये माइनस एक बार ये प्लस, किसी भी कंडीशन में करके देख लो, किन्हीं भी दो पूर्णांकों किसी भी तरह जोड़ लो किसी भी तरह घटा लो, हमेशा रिजल्ट क्या मिलेगा, एक पूर्णांक मिलेगा, z मिलेगा। तो यहाँ साइड में लिख दो, जहाँ प्लस माइनस k1 प्लस माइनस k2 बिलोंग्स टू क्या कर रहे हैं, ये z, जो भी इनका रिजल्ट आएगा वो एक पूर्णांक ही आएगा, और 4 की गुणा में कोई पूर्णांक मिल रहा है तो इसका मतलब मोड ऑफ a माइनस सी 4 का एक गुणज है, मोड ऑफ a माइनस सी, मोड ऑफ a माइनस सी 4 का गुणज है। और जब 4 का गुणज आ गया मोड ऑफ a माइनस सी, इसका मतलब a कोमा सी बिलोंग्स टू आर होगा। देखो a कोमा बी बिलोंग्स टू आर था, b कोमा सी बिलोंग्स टू आर था, और हमने a कोमा सी बिलोंग्स टू आर करके दिखा दिया, तो नीचे स्पेस नहीं बचा, यहां लिख दोगे अतः आर संक्रामक है, आर स्वतुल्य भी है, आर सम्मित भी है, आर संक्रामक भी है। तो इसका मतलब यह दिया हुआ एक संबंध जो है वो एक तुल्यता संबंध है, ठीक है। इसको नोट करो, अच्छे से देख लो, कोई भी डाउट हो तो बिना झिझक के कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आप, सॉल्यूशन जरूर मिलेगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, कराने लायक तो है नहीं, लेकिन थोड़ा सा मैं एक दो करा के पार्ट समझा दूंगा, बाकी के कोई भी एग्जाम्पल तुम अपनी तरफ से ऐसे सेट करके दे दोगे तो चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं कि आंसर शीट से मैच करें, क्योंकि कोई अलग अलग कुछ भी सोच सकता है, ठीक है, बहुत सारी संभावना हो जहां आंसर आने की, तो जरूरी नहीं कि वहां आंसर मैच करे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो नंबर 1 सम्मित हो परंतु न स्वतुल्य हो और न संक्रामक हो। पहले वाले पार्ट की अगर हम बात करें, ये कह रहा है सम्मित हो लेकिन न स्वतुल्य और न संक्रामक, ठीक है। चलो, तो कोई भी संबंध बनाने के लिए पहले हमें एक समुच्चय की जरूरत होती है, समुच्चय होगा तभी तो हम बोलेंगे कि ये संबंध दिया है इसमें। तो हम एक समुच्चय मान के चल रहे हैं, माना समुच्चय ए कोई भी एक ले लिया हमने, 1 2 3, ये हमने समुच्चय ले लिया, 3 अवयव होगा, और पहले में सेट करना है क्या कि सम्मित हो लेकिन न स्वतुल्य हो न संक्रामक हो। तो हम R एक रिलेशन ऐसा बना के दिखा देंगे कि सम्मित हो, सम्मित होने के लिए A कोमा B होना चाहिए, तो उसका उल्टा B कोमा A R के अंदर होना चाहिए। तो हम ऐसे ही एक अवयव ले लेंगे, सम्मित हमें सिद्ध करना ना, सम्मित हो लेकिन न स्वतुल्य न संक्रामक। तो सम्मित के लिए हमने लिया 1 कोमा 2, इसका उल्टा क्या होगा 2 कोमा 1, बस इतना ही छोड़ दो, सम्मित तो हो गए। लेकिन स्वतुल्य है क्या, 3 अवयव है वहां, तो तीनों का खुद के साथ रिलेशन यहां होना जरूरी था, 1 कोमा 1 2 कोमा 2 3 कोमा 3, इसलिए ना तो ये स्वतुल्य है। संक्रामक के लिए A से B पर जा रहे हैं, B से C पर जा रहे हैं, तो बीच वाले को छोड़ के बच क्या रहे, A कोमा C अगर R के अंदर है तो R का अवयव कहलाएगा। यहाँ 1 से 2 पर गए, 2 से 1 पर गए, यानी बीच वाला क्या है 2, इस 2 को छोड़ के बचेगा क्या 1 कोमा 1, 1 कोमा 1 है क्या कहीं यहाँ पे, क्योंकि 1 कोमा 1 नहीं है, इसलिए R ना संक्रामक है ना
स्वतुल्य है, केवल सममित है। ठीक है, आसान है, अपनी तरफ से कुछ भी सोच के बना सकते हो। सेकंड पार्ट सेकंड और करा दे रहा हूं, बाकी तुम खुद से करना घर से। दूसरा कह रहा है ये संक्रामक हो परंतु न स्वतुल्य हो न सममित हो। संक्रामक होने के लिए ए से बी, बी से सी ये दिखाना पड़ेगा, लेकिन तीसरे वाला नहीं होना चाहिए, ए सी। और साथ के साथ क्या बोल रहा है इसने, न तो स्वतुल्य हो न सममित हो। सममित भी नहीं होना चाहिए और स्वतुल्य भी नहीं होना चाहिए, लेकिन संक्रामक होना चाहिए। तो आर क्या होगा इसके लिए, संक्रामक के लिए हम कह रहे हैं 1 से 2 पर गए, अवयव भी यहीं से लेने, कभी बाहर से ले लो, जो समुच्चय दिखाया उसी के अंदर से अवयव लेने हैं। 1 से 2 पर गए, ठीक है, 2 से 3 पर गए, 2 अवयव दिखा दिए हमने, ए से बी गए, बी से सी गए। अब बीच वाले को छोड़ के बचेगा क्या, ए कोमा सी, यानी 1,3। तो पहले तो यही कंप्लीट कर लो, 1,3 संक्रामक सिद्ध हो गया। 1 से 2 पर गए, 2 से 3 पर गए, बीच वाले को छोड़ के क्या बचेगा, 1,3, 1,3 यहाँ है। अब चेक करना कि सम्मित तो नहीं हो गया कहीं ये, हम संक्रामक करने के चक्कर में थे, साथ के साथ कभी ये सम्मित भी हो गया हो या स्वतुल्य हो गया हो, ऐसा नहीं होने देना। तो चेक करो स्वतुल्य के लिए कंडीशन क्या है कि इन तीनों का खुद के साथ रिलेशन यहाँ मिलना चाहिए। नहीं है, 1,1 भी नहीं है, 2,2 भी नहीं है, 3,3 भी नहीं है, तीनों का मिलना चाहिए। यानी कि अगर 1,1 भी होता तब भी ये स्वतुल्य नहीं था, 1,1, 2,2 भी होता तब भी स्वतुल्य नहीं था, क्योंकि 3 का नहीं मिल रहा था, तो ये स्वतुल्य भी नहीं है। अब बचा क्या, सम्मित। सम्मित के लिए क्या, उसका उल्टा मिलना जरूरी है। जो भी अवयव है, तीनों जितने भी अवयव हैं आर के अंदर ये है पहला अवयव 1,2, तो इसका उल्टा है क्या, 2,1 नहीं है, तो इसका मतलब ये सम्मित भी नहीं है। 2,3 है, 3,1 भी नहीं है, सभी का मिलना चाहिए, यहाँ तो किसी का भी नहीं मिल रहा, 1,3 है, 3,1 नहीं है, तो ये सम्मित भी नहीं है। तो इसको नोट कर लो, और बाकी के जो पार्ट्स बचे इसके 10वें के वे खुद से करने हैं आपको, सोच के कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो, कोई भी संख्या ले सकते हो। बस ध्यान रखना है ये समुच्चय कोई मान के दिखाना पड़ेगा तुम्हें पहले, और फिर जो क्वेश्चन में बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग तुम्हें सेट करना है एग्जाम्पल। ठीक है, नोट करो इसको। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में आर जो संबंध है वो इस प्रकार दे रखा है कि P, Q सच दैट बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। चलो मैं R लिख ही लेता हूं यहां। R क्या होगा, R दे रखा है P, Q, ये बिलोंग करेगा R से कब, जब इस प्रकार हो कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के बराबर हो, मूल बिंदु से दूरी के समान है। ये इस प्रकार का एक संबंध दिया हुआ है, द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। और फिर कह रहा है पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P विच इज नॉट इक्वल टू 0,0, यानी जो बिंदु P है वो मूल बिंदु पर स्थित नहीं है, 0,0 के बराबर नहीं हो सकता कभी भी। संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो इसे भी सिद्ध करेंगे, पहले देख लो, एक बार रीड कर लो क्वेश्चन को अच्छे से, अगर बुक है आपके पास। देखो, ताकि लैंग्वेज कम लिखनी पड़े और हमारा टाइम बच जाए, इसलिए मैंने ये पहले ही लिख दिया वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो क्यों लिखा है अभी समझ में आ जाएगा। भाई ये दिया है P की मूल बिंदु से दूरी, Q की मूल बिंदु से दूरी, ये दोनों बराबर हैं। तो हमने देखो मान के चल रहे हैं क्या कि मूल बिंदु इसी तरीके से तो होगा, ये मूल बिंदु है 0, 0, और P कोई पॉइंट है और Q कोई पॉइंट है। इन दोनों की जो मूल बिंदु से दूरी है, ये मूल बिंदु को O से डिनोट करते हैं, इसलिए OP लिया है, OQ लिया है। तो OP और OQ ये दोनों दूरी क्या है, बराबर है। ठीक है, इसलिए मैंने ये लैंग्वेज पहले ही लिख दी ताकि क्वेश्चन ज्यादा लेंथी ना हो। P की मूल बिंदु से दूरी OP, Q की मूल बिंदु से दूरी OQ, R की मूल बिंदु से दूरी कोई बिंदु ले लिया R की मूल बिंदु से दूरी OR, S की मूल बिंदु से दूरी OS, इस तरीके से हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हमें सिद्ध करना है कि यह एक तुल्यता संबंध है।
आर को अब हम इस प्रकार लिख सकते हैं क्या, पी कोमा क्यू बिलोंग्स टू आर कब कहला रहा है, जब वो इस प्रकार है कि ओपी बराबर है ओ क्यू। ये इतना सारा नहीं लिखना पड़ने का कि पी की मूल बिंदु से दूरी बराबर है क्यू की मूल बिंदु से दूरी, बार बार ओपी लिख दिया और ओ क्यू लिख दिया। हमें पता है ओपी पी की मूल बिंदु से दूरी है और ओ क्यू क्यू की मूल बिंदु से दूरी है। ठीक है, अब हम स्वतुल्य सिद्ध करना चाह रहे हैं। स्वतुल्य 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 के लिए हम कह रहे हैं कि P कोमा क्यू बिलोंग्स टू आर, यदि P कोमा क्यू बिलोंग्स टू आर कब है, P कोमा क्यू आर का अवयव कब कहला रहा है, जब OP बराबर हो OQ के। तो क्या हो रहा है, OP बराबर है OQ के, OP बराबर है OQ के, या ये कह लो OQ बराबर है OP के। बात तो एक ही है, OQ बराबर होगा किसके, OP के। देखो जब OP बराबर OQ था तो हमने P कोमा Q, O को छोड़ दो, P कोमा Q बिलोंग्स टू R कह दिया था। और जब OQ बराबर है OP के, O को तो छोड़ दो, तो Q कोमा P बिलोंग्स टू R कह देंगे या नहीं, तो हम कह देंगे अतः Q कोमा P बिलोंग्स टू R। P कोमा Q था, सॉरी कहाँ चला गया मैं, स्वतुल्य के ये सम्मित कर दिया सिद्ध। स्वतुल्य के लिए क्या होता है, खुद का खुद से रिलेशन। तो OP बराबर OP लेंगे ना, हम यहां लिखेंगे क्या स्वतुल्य में, ये सम्मित कर दिया प्रूफ, ध्यान बनानी स्वतुल्य। तो देखो चूंकि OP बराबर होगा किसके, OP के, जैसे यहां OP बराबर था OQ के, तो O को हटा के बच क्या रहा था PQ, P बराबर है Q के, तो P कोमा Q बिलोंग्स टू R कह दिया था। इसी तरह OP बराबर OP है तो O को तो छोड़ दो और P कोमा P बिलोंग्स टू R हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, P कोमा P बिलोंग्स टू R। अतः R स्वतुल्य है, अतः R स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। ठीक है, अब बात करें यदि सम्मित की। सम्मित के लिए अभी मैंने प्रूव करके दिखाया था, वो गलती से हो गया था। हम कह रहे हैं यदि OP बराबर OQ, मतलब अगर P कोमा Q बिलोंग्स टू R है, तो अगर P कोमा Q बिलोंग्स टू R है तो OP बराबर है OQ, तो OP बराबर है किसके, OQ के। अब OP बराबर OQ कह लो या OQ बराबर है OP कह लो, अतः OQ बराबर OP के। जब पहले वाला दूसरे के बराबर आ रहा है तो O को छोड़ के इन दोनों के बीच कोमा लगा के हम R का अवयव कह सकते हैं। जैसे यहां बोल रहा था, देखो OP बराबर OQ था तो O को छोड़ के P कोमा Q बिलोंग्स टू R कह दिया था। अब OQ बराबर OP आ रहा है तो Q को छोड़ के Q कोमा P बिलोंग्स टू R कह देंगे। अतः Q कोमा P बिलोंग्स टू R। अब P कोमा Q बिलोंग्स टू R था, हमने Q कोमा P बिलोंग्स टू R दिखा दिया, उसका उल्टा R के अंदर दिखा दिया। अतः R सम्मित है। ठीक है, अब क्या करेंगे, सम्मित के बाद संक्रामक की बात आती है। संक्रामक का हमें पता है क्या, A से B, B से C जाते हैं। यहां P और Q का फॉर्मेट चल रहा है तो P से Q, Q से R जाएंगे। तो हम कह रहे हैं क्या, संक्रामक में हेडिंग डाल लो यहां पे, संक्रामक के लिए क्या करेंगे यदि P कोमा Q बिलोंग्स टू R है तो क्या आ रहा है, तो आ रहा है OP बराबर OQ। और साथ ही साथ क्या, अगर Q कोमा R बिलोंग्स टू R है तो क्या आ रहा है, OQ बराबर OR आएगा, OQ बराबर OR की Q की मूल बिंदु से दूरी बराबर है R की मूल बिंदु से दूरी। वही तो चीज है ये। अगर ये चीज नहीं मानते तुम शुरू में तो ये इतनी सारी लैंग्वेज लिखनी पड़ती है। अगर P कोमा Q बिलोंग्स टू R है तो यहाँ लिखते P की मूल बिंदु से दूरी बराबर है Q की मूल बिंदु से दूरी, यहाँ लिखते Q की मूल बिंदु से दूरी बराबर है R की मूल बिंदु से दूरी। तो सॉर्ट करने के लिए ही ये स्टार्टिंग में मान लिया था मैंने। अब देखो जब OP बराबर है OQ के और ये OP होगी, ये OQ होगी, ये OR बताई थी, तो आपस में तीनों ही बराबर होगी क्योंकि तीनों ही मूल बिंदु से ली जा रही है दूरी। OP बराबर OQ बराबर OR, तो हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि OP बराबर होगा OR के।
हमें तो पहले और तीसरे में रिलेशन दिखाना है ना, बीच वाले को तो छोड़ना है। अतः हम कह सकते हैं जब तीनों ही दूरी बराबर है, हम कह सकते हैं OP बराबर होगा OR के। उसी तरह ठीक जैसे कि यहाँ था, अगर OP बराबर OQ था तो OQ छोड़ के हमने P कोमा Q बिलोंग्स टू R कह दिया था। इसी तरह अगर OP बराबर OR आ रहा तो O को छोड़ के P कोमा R बिलोंग्स टू R दिखा देंगे। इसलिए P कोमा R बिलोंग्स टू R। देखो P से Q पर गए, Q से R पर गए, तो बीच वाले को Q को छोड़ के P कोमा R ये बिलोंग्स टू R दिखा दिया हमने। अतः R क्या है? संक्रामक है। अतः R संक्रामक है। ठीक है, तो R स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है। तो नीचे एक लाइन लिख देना कि अतः R एक तुल्यता संबंध है। अब इसके आगे जो बोला था वो देखते हैं, क्या बोला था आगे इसने? आगे बोला था कि पुनः सिद्ध कीजिए कि P बराबर नहीं है 0 0। अगर P मूल बिंदु नहीं है, ये रफ है, अगर P मूल बिंदु नहीं है, उससे हटके है कहीं, तो P से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय, P से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। ठीक है, समझो, P से संबंधित वही अवयव होंगे जिनकी मूल बिंदु से दूरी बराबर हो। ये मान के चलो P Q है, ये R है, इसकी भी मूल बिंदु से उतनी दूरी है, ये S है, इसकी भी उतनी दूरी है जितनी P की है, ये T है, इसकी भी उतनी दूरी है, आगे कोई पॉइंट होगा उसकी भी इतनी दूरी होगी मूल बिंदु से, उसकी भी इतनी होगी, उसकी भी इतनी होगी। तो ये जो अनंत बिंदु है ये सबसे होकर, P से होकर जाने वाले, यानी इन सबसे होकर जाने वाले एक वृत्त को ऐसे कोई तो निरूपित करेगा जिसका केंद्र मूल बिंदु है, क्योंकि ये त्रिज्याओं का काम कर रहे हैं सारी जो कि बराबर है। ठीक है, तो नीचे की तरफ हम क्या लिखेंगे? बिंदु P से संबंधित, बिंदु P से होकर जाने वाले, होकर जाने वाले बिंदु P से संबंधित, बिंदु P से संबंधित अनंत अनंत बिंदुओं, अनंत बिंदुओं की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी के बराबर है। बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी के बराबर है। पहली बात तो हमने ये कही कि जितने भी अनंत बिंदु होंगे उन सब की मूल बिंदु से दूरी बराबर है, बिंदु P की दूरी के बराबर है। और हमने एक चीज पढ़ रखी है, तुम्हें याद भी होगा, वृत्त अगर पढ़ा था तो वृत्त की डेफिनेशन क्या है कि समतल में स्थित एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर उपस्थित अनंत बिंदुओं के समुच्चय को क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। तो एक निश्चित बिंदु तो हो गया ये मूल बिंदु समतल में, और जो अनंत बिंदु हैं समान दूरी पर है ना सब इससे, तो एक वृत्त को निरूपित करते हैं। हम कह रहे हैं फिर क्या, और समतल में स्थित एक निश्चित बिंदु से, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर उपस्थित अनंत बिंदुओं का समुच्चय वृत्त कहलाता है, वृत्त कहलाता है। और लास्ट की लाइन में क्या लिख दोगे? चूंकि बिंदु P से संबंधित सभी बिंदु मूल बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित है, अतः बिंदु P से होकर जाने वाले समस्त बिंदुओं का समुच्चय एक ऐसे वृत्त को निरूपित करेगा जिसका केंद्र मूल बिंदु है। नीचे स्पेस नहीं बचा, मैंने इसलिए बोल के बता दिया। ठीक है, अतः P से संबंधित समस्त अनंत बिंदुओं का समुच्चय जो कि मूल बिंदु से समान दूरी पर स्थित है एक ऐसे वृत्त को निरूपित करेगा जिसका केंद्र
O है, O यानी मूल बिंदु है। नोट करो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 में क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए, मतलब जो समुच्चय लिया हुआ है ए, वो क्या लिया हुआ है, कैसा समुच्चय लिया हुआ है कि उसके अंदर हर प्रकार के त्रिभुज हैं, समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। और एक संबंध दिया है क्या कि अगर T1, T2 लोगे, T1, T2 लोगे तभी उसे R का अवयव कह सकते हैं, अगर T1 T2 के समरूप है, मतलब पहले वाला अगर दूसरे के समरूप है तो वो R का अवयव है। एक तुल्यता संबंध है, ये सिद्ध करना है। इसके आगे जो दिया है मैं बाद में रीड करूंगा और बाद में ही करेंगे, ठीक है। तो पहले इसे हम तुल्यता संबंध सिद्ध कर रहे हैं। स्वतुल्य के लिए क्या करते हैं हम, स्वतुल्य, स्वतुल्य के लिए खुद का खुद के साथ रिलेशन, तो यानी दोनों जगह एक ही अवयव रखना पड़ेगा। T1, T1 के समरूप है, समरूप, अगर T1 खुद के तो समरूप हो गई है नहीं, तो T1 के समरूप है, कोई भी त्रिभुज स्वयं के तो समरूप होता है, तो T1 के समरूप है, इसका मतलब ये बात सत्य आ रही है, तो हम कह सकते हैं T1, T1 बिलोंग्स टू R। T1 के समरूप है, इसलिए T1, T1 बिलोंग्स टू R, अतः R स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। फिर बात करें इसकी सममित की। आसान है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करा रहा हूं इस क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत करा दिए। अब हमें सममित देखना है तो A, B है, उसको उल्टा B, A होना चाहिए। तो हम कह रहे हैं यदि यहाँ A और B तो है नहीं, यहाँ T1, T2 है, यदि T1, T2 बिलोंग्स टू R है तो क्या आ रहा है, T1 समरूप है T2 के, ये समरूप का चिन्ह है, तो T1 T2 के समरूप है। अब T1 T2 के समरूप है या T2 T1 के समरूप है, बात तो एक ही है भाई, मेरी लंबाई राहुल के बराबर है तो राहुल की भी तो मेरे बराबर होगी, वही बात यहां है। तो हम कह देंगे अतः T2 समरूप है T1 के, और पहले वाला अगर दूसरे के समरूप है, पहले वाला दूसरे के समरूप है, तो हम कह रहे हैं पहला कोमा दूसरा बिलोंग्स टू R। यहां वही काम है, पहले वाला दूसरे के समरूप है, तो इसका मतलब ये कोमा ये बिलोंग्स टू R होगा, अतः T2, T1 बिलोंग्स टू R। T1 T2 था तो उसका उल्टा T2 T1 भी R के अंदर है, अतः R सम्मित है, अतः R सम्मित है, सम्मित है, ठीक है। आसान है, समझ में आ गया होगा, इसीलिए थोड़ा जल्दी से करा रहा हूँ। अब इसके बाद बात करेंगे इसकी संक्रामक की। संक्रामक, संक्रामक में क्या होता है, ए बी बी सी, तो ए सी दिखाना पड़ता है। तो ए बी का तो यहाँ फॉर्मेट नहीं है, यहाँ T1 T2 है, तो हम कह रहे हैं यदि, या ये कह लो माना T1, T2 बिलोंग्स टू R तथा T2, T3 बिलोंग्स टू R। अगर T1 T2 R का अवयव है तो T1 समरूप है T2 के, तो यहां से हम कह सकते हैं T1 समरूप है T2 के, समीकरण नंबर 1। और T2 T3 के समरूप होना चाहिए जब अगर T2, T3 R का अवयव है, पहले वाला दूसरे के समरूप होना चाहिए। T2 समरूप है T3 के, समीकरण नंबर 2। तो देखो T1 तो T2 के समरूप हो गया, मेरी लंबाई तो राहुल के बराबर होगी और राहुल की लंबाई कृष्णा के बराबर होगी, तो हो तो तीनों की बराबर ही गई ना। तो वही काम यहाँ है, T1 T2 के बराबर है, T2 T3 के बराबर है, अतः हम कह सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम बोल सकते हैं कि पहले वाले की भी तीसरे के बराबर होगी, T1 समरूप होगा T3 के, और यदि ऐसा हो रहा है पहला दूसरे के समरूप आ रहा है तो ये कोमा ये बिलोंग्स टू R होगा, अतः T1, T3 बिलोंग्स टू R, अतः R संक्रामक है, अतः R संक्रामक है। तो R स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है, तो इसका मतलब R क्या है, एक तुल्यता संबंध है। इसके बाद क्या दिया है, देखो क्या दिया है, इसने क्या रखा है, भुजाओं 3, 4, 5, एक त्रिभुज दे रखा, ये चित्र बनाने की जरूरत नहीं, मैं समझा रहा हूं ऐसी। एक की भुजा दे रखी है 3, 4, 5, दूसरे त्रिभुज की भुजा दे रखी है क्या, दूसरे त्रिभुज की भुजा दे रखी है 6, 8, 10, 6, 8, 10, और तीसरा एक त्रिभुज दे रखा है, उसकी भुजा क्या दे रखी है 5, 12, 13, 5, 12, 13, 5, 12, 13। इन तीनों में से ये पूछा गया है, ये पहला त्रिभुज है
ये दूसरा त्रिभुज है, ये तीसरा त्रिभुज है। तीनों में ये पूछा गया है कि कौन संबंधित है एक दूसरे से। तो हमें पता है, 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, 9th 10th में, समरूप त्रिभुज किन्हें कहते हैं? जिनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। तो चेक कर लो किन दो की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है। जिन दो की भी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आएगा वही एक दूसरे से संबंधित होंगे। देखो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है ना। देखो 3/6 कर लो, कितना आ रहा है? 1/2। इसकी संगत ये भुजा है तो 4/8 कर लो, कितना आ रहा है? 1/2। इसके संगत ये भुजा है तो कर लो 5/10, तो कितना आ रहा है? 1/2। इसका मतलब इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है। तो त्रिभुज 1 तथा 2 एक दूसरे से संबंधित है क्योंकि इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर है। ठीक है, यही लाइन लिख देनी है। तो नोट करो, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है? सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय, मतलब जो समुच्चय लिया है इस बार ए, उसके अंदर सभी प्रकार के क्या हैं? सॉरी, मैं 12वें बजा लिया था, हाँ 13वां, हाँ 13। सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय, पहले त्रिभुजों का समुच्चय था, इस बार क्या है? बहुभुजों का समुच्चय, यानी सेट ऑफ पॉलीगन्स, जिसके अंदर बहुभुज किसे बोलते हैं? दो भुजा से अधिक घिरी बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। जैसे त्रिभुज हुआ, चतुर्भुज हुआ, पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज, जितने भी कितनी भी भुजा हो उसमें, तो अलग अलग प्रकार के बहुभुज हैं, उसके अंदर पॉलीगन्स है। तो ये समुच्चय दिया है। और कह रहा है संबंध आर दे रखा है P1, P2, P1, P2 तब आर का अवयव कहलाएगा। कब कहलाएगा? अगर P1 और P2 की भुजाओं की संख्या समान हो, मतलब पहले वाले की और दूसरे वाले की भुजाओं की संख्या समान हो, तभी वो क्या कहलाएगा? P1, P2 बिलोंग्स टू आर कहलाएगा। और हमें ये तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। ठीक है, इसके आगे भी दिया है, उसे बाद में देखेंगे, लेकिन पहले से तुल्यता संबंध सिद्ध करेंगे। तो स्वतुल्य के लिए खुद का खुद से रिलेशन देखते हैं हम, ये नहीं है ना भाई। ये P1 है तो P1 रख के देखो यहाँ दोनों जगह, पहले वाला ही अवयव दूसरे की जगह रख के देखते हैं। तो P1 तथा P1 की भुजाओं की संख्या समान है, तो कोई स्वयं के लिए तो भुजाओं की संख्या समान होगी ना। त्रिभुज है, दूसरा भी त्रिभुज है, तो भुजाओं की संख्या तो 3 है दोनों में। तो P1 तथा P1 में भुजाओं की संख्या समान है, ये बात सही लग रही है, संबंध पे सत्य उतर रहा है, तो हम कह देंगे P1, P1 बिलोंग्स टू आर होगा। तो हम कह रहे हैं चूंकि P1 तथा P1 की भुजाओं की संख्या समान है, इसलिए हम कह रहे हैं P1, P1 बिलोंग्स टू आर। कुछ नहीं है इनमें कराने जैसा, लेकिन मुझे कराने पड़ रहे हैं। ठीक है, इतना तो अब तुम भी समझ गए होगे अगर क्लास कंटिन्यू देख रहे हो आप। तो अतः आर स्वतुल्य है। ठीक है, अब बात आई सम्मित की। सम्मित भी सेम ही है, क्या करना है? कुछ भी नहीं। अगर ए बी के बराबर है तो बी ए के बराबर होना ही चाहिए। तो हम कह रहे हैं यदि P1, P2 बिलोंग्स टू आर है, तो हम कह रहे हैं क्या? P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। अब एक बात बताओ, दो बहुभुज है कोई, एक P1 है एक P2 है। P1 में P2 के बराबर भुजा है, मतलब मान के चलो 3 भुजा इसमें 3 भुजा इसमें, तो P2 में भी तो P1 के बराबर होगी। चाहे ऐसे बोल लो P1 तथा P2 में भुजाओं की संख्या समान है, चाहे ये बोल लो P2 तथा P1 में भुजाओं की संख्या समान है। बात तो एक ही है, अर्थ तो एक ही है उसका। तो हम इसे लिख सकते हैं, अतः P2 तथा P1 में भुजाओं की संख्या समान है। और अगर ऐसा रिलेशन नजर आ रहा है कहीं कि ये तथा ये में भुजाओं की संख्या समान है, ये तथा ये में भुजाओं की संख्या समान है, तो हम ये बिलोंग्स टू आर कह रहे हैं। चाहे P1 है P2 है वो नहीं देखना, हम तो ये कह के समझ रहे हैं। ये अगर भुजाओं की संख्या समान है तो ये तथा की जगह कोमा लगा के हम कह देंगे आर का अवयव है। इसी तरह ये तथा ये में भुजाओं की संख्या समान है, तो हम ये पहला तथा दूसरा, पहला कोमा दूसरा बिलोंग्स टू आर। ए कोमा बी था, उसको उल्टा बी कोमा ए आर के अंदर मिल गया। अतः आर
सममित है, सममित है। तीसरी चीज संक्रामक, संक्रामक का होमवर्क है, ये तुम्हें खुद से करना। देखो करोगे कैसे, P1 कोमा P2 बिलोंग्स टू R, तो P1 तथा P2 में भुजाओं की संख्या समान है। फिर P2 कोमा P3 बिलोंग्स टू R, तो P2 और P3 में भुजाओं की संख्या समान है। P1 P2 के बराबर है, P2 P3 के बराबर है, मतलब भुजाओं की संख्या तो हुई तो सारों में बराबर ना, तो हम कह सकते हैं P1 तथा P3 में भुजाओं की संख्या समान है, इसलिए P1 कोमा P3 बिलोंग्स टू R होगा। अतः R संक्रामक है, अतः R एक तुल्यता संबंध है। और लास्ट में इसने बोला है कि 3, 4, 5 लंबाई वाली भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। देखो ए के अंदर तो सारे बहुभुज है, मतलब उसके अंदर अलग अलग तरह के त्रिभुज भी हैं, समकोण त्रिभुज हुए या जैसे भी हुए, चतुर्भुज भी है उसके अंदर, चतुर्भुज सारे ही हुए, आयत वर्ग सब कुछ, और फिर पंचभुज भी है, षष्ठभुज भी है। तो समकोण त्रिभुज किससे संबंधित होंगे, त्रिभुजों के समुच्चय से होंगे ना, त्रिभुजों वाले में से तो लिए गए होंगे, तो हम कह देंगे समस्त त्रिभुजों का समुच्चय से संबंधित होंगे भुजा 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज के सभी अवयव। ठीक है, ये इतना था, इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है, मान लीजिए कि एक्स वाई तल ऐसे ही होगा जैसा बोर्ड है, दो ही तल होंगे। एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L, एक समुच्चय ले लिया L, पहले A लिया था, L से डिनोट कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। और L में R, L जो समुच्चय है उसमें खुद L से L में ही समुच्चय है। R क्या दिया है, R इस प्रकार दिया है L1 कोमा L2 कि पहला कोमा दूसरा जब R से बिलोंग करेगा, कब, अगर पहले वाला दूसरे वाले के समांतर हो, L1 L2 के समांतर हो, द्वारा परिभाषित संबंध है, सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। आगे कुछ दिया है वो मैं बाद में सॉल्व करेंगे, तो ये हमें पहले तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। तो स्वतुल्य के लिए भाई बिल्कुल आसान है, तुम खुद कर सकते हो इसे। ठीक है, स्वतुल्य के लिए खुद से संबंध देखेंगे। हम कह रहे हैं L1 समांतर है L1 के, ये बात सत्य है या झूठ है, दोनों जगह L1 रख के देखा हमने, L1 L1 के समांतर होगा, भाई कोई भी लाइन है खुद के तो समांतर होगी ही नहीं होगी, तो L1 समांतर है L1 के, इसलिए L1 कोमा L1 बिलोंग्स टू R होगा, अतः R स्वतुल्य है। फिर सममित की यदि बात करें, अच्छे से तुम कर लेना इसको, ठीक है, मैं ऐसे ही करा रहा हूँ रफली ताकि तुम्हें ध्यान रहे। 1 मिनट के लिए देखो इसको। सममित में क्या होता है, अगर A कोमा B बिलोंग्स टू R है तो उसका अपोजिट यानी उल्टा B कोमा A बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तो हम कह रहे हैं यदि L1 कोमा L2 बिलोंग्स टू R है तो L1 समांतर है L2 के, समांतर है L2 के, यही तो बात है। ये लाइन हमने L1 खींच ली, ये L2 खींच ली, ये कह रहा है L1 कोमा L2 तब R के अवयव है अगर ये दोनों एक दूसरे के समांतर है। तो जब L1 L2 के समांतर है तो L2 भी तो L1 के समांतर होगी, तो हम इसको लिख सकते हैं, अतः L2 समांतर है L1 के। हम उल्टा लिख दिया इसका, L2 समांतर है L1 के, जब L1 L2 के समांतर है तो L2 L1 के समांतर होगी, और जब L2 L1 के समांतर है, जैसे यहाँ लिखा था L1 L2 के समांतर है, तो बीच वाली ये चीज हटा के ये कोमा ये हमने बिलोंग कर दिया था R से। इसी तरह ये L2 L1 के समांतर है तो बीच वाली चीज हटा के L2 कोमा L1 बिलोंग्स टू R कह देंगे, इसलिए L2 कोमा L1 बिलोंग्स टू R, अतः R सममित है, अतः R सममित है। ठीक है, अब संक्रामक का खुद से कर लोगे क्या, L1 L2 के समांतर है, L2 L3 के समांतर है, तो हुई तो तीनों बराबर ना, तो L1 L3 के समांतर है ये कह देंगे हम, और L1 अगर L3 के समांतर है तो बीच में बस कोमा लगा देना, L1 कोमा L3 बिलोंग्स टू R है, अतः R संक्रामक है। ठीक है, और संक्रामक का खुद से कर लेना। और ये जो चीज दी है ये कह रहा है कि रेखा, आगे जो एक लाइन दी है इसने बोला है रेखा y बराबर 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। भाई इससे संबंधित तो वे होंगी ना जो इसके समांतर होंगी, ठीक है, जो इसके समांतर होंगी वे इससे संबंधित होंगी। तो तुमने पढ़ा होगा a1x + b1y + c1 = 0,
a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो ये दो लाइन कब समांतर आती थी? जब x और y के गुणांक बराबर हो और बाकी जो बचा जो कांस्टेंट है वो अलग अलग हो। a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। तो इसका मतलब a और b के गुणांक समान होने चाहिए। तो इसका मतलब यानी x और y के गुणांक समान होने चाहिए। इसका मतलब y का गुणांक 1 है तो जो इससे संबंधित लाइन होगी दूसरी उसका भी गुणांक 1 ही होगा, x का गुणांक भी 2 ही होगा। लेकिन ये जो तीसरी चीज है इसके लिए हम क्या कह देंगे? c कह देंगे। ठीक है, इसके लिए c कह देंगे कि c कुछ अलग संख्या आएगी यहाँ, लेकिन y और x के गुणांक यही रहेंगे। तो इससे संबंधित समस्त रेखाओं का जो समीकरण है वो ये लिख देंगे हम। ठीक है, तो नोट करो इसको तुम। तो क्वेश्चन नंबर 15 दिया है। 15 में क्या बोल रहा है? ऑप्शनल है। मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 में संबंध ये दे रखा है r इस प्रकार, द्वारा परिभाषित संबंध r है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर देखना है हमें। ठीक है, ऐसे ही चेक कर लो स्वतुल्य है क्या। स्वतुल्य के लिए ये 4 अवयव दिए हैं तो चारों का खुद के साथ रिलेशन वहां होना जरूरी है। 1,1 1,1 है, 2,2 2,2 भी है, ये 2 है भाई यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से देख लियो। 1,1 भी है, 2,2 भी है, 3,3 भी है, 4,4 भी है। इसका मतलब ये स्वतुल्य तो है, स्वतुल्य तो है। फिर चेक करो सम्मित, सम्मित है क्या। 1,2 है तो कहीं भी इसका उल्टा 2,1 नहीं है। एक से ही पता चल गया हमें एक अवयव चेक करने से कि सम्मित नहीं है। फिर चेक करो संक्रामक, ए से बी, बी से सी। 1 से 2 पे गए, 2 से 2 पे गए तो बीच वाला 2 हटा के 1,2 बच रहा जो कि इसके अंदर है। ठीक है, चलो यहां एंड किस पे हो रहा है? 1 पर। यहां 1 से शुरुआत हो रही है तो बीच का 1 हटा के बचा क्या? 1,3 1,3 यहां है। ठीक है, यहां 3 पे एंड हो रहा है, यहां 3 से शुरुआत हो रही है तो ये 3 को हटा के बच क्या रहा? 3,2 जो कि इसके अंदर है। तो इसका मतलब ये संक्रामक भी है, संक्रामक भी है। तो स्वतुल्य है, संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। स्वतुल्य है तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें तो कुछ नोट करने लायक था ही नहीं। अब इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में ये दिया हुआ है क्या? r बराबर ये दे रखा है। मान लीजिए कि समुच्चय n में, n यानी नेचुरल नंबर का सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्या कुछ भी हो सकती है उसमें। r क्या दे रखा है? a, b सच दैट a, b इस प्रकार है कि a बराबर है b-2 के और b हमेशा बड़ा है किससे? 6 से। b ग्रेटर देन टू 6। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर का मतलब क्या कि इनमें से कौन सा r का अवयव है, संबंध r से संबंधित होगा। देखो b तो 6 से बड़ा होना ही चाहिए हमेशा, ये बोल रहा है b यानी दूसरे वाला। तो दूसरे वाला 6 से बड़ा यहां तो है नहीं, ये तो 4 है, तो पहला तो ऑप्शन ही खत्म हो गया। फिर b यहां भी 6 से बड़ा है, यहां भी 6 से बड़ा है, यहां भी 6 से बड़ा है, तो इसका तो यूज खत्म हुआ। अब इसके आधार पर तुलना करेंगे कि इन तीनों में से सही कौन है। सही वो होगा कि पहले वाला a यानी बराबर होगा दूसरे वाले में से 2 घटाने पर। पहले वाला किसके बराबर होगा? अगर दूसरे में से 2 घटा दे में तो पहले वाले के बराबर आ जाएगा। तो इसमें से 2 घटाने पर क्या बच रहा है? 6 बच रहा है, लेकिन यहां तो 6 नहीं है। इसमें से 2 घटाने पर 5 बच रहा है, लेकिन यहां तो 5 नहीं है। दूसरे वाले में से 8 में से 2 घटाने पर यहां 6 बच रहा है, यानी पहले वाला मिल रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 6,8। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज लेके आएंगे। उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, और लाइक से ज़्यादा शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि हमें भी थोड़ा बढ़ावा मिले करने के लिए। और कमेंट ज़रूर करना। अगर वीडियो देख रहे हो तो कमेंट ज़रूर किया करो कि हाँ हमारी समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, या वीडियो क्वालिटी कैसी है कैसी नहीं है, या क्या कमी है क्या नहीं है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया। पूरा कोर्स कंप्लीट कराने की प्री बोर्ड से पहले तुम्हारा कोर्स कंप्लीट करा दूंगा 12th में, प्रॉमिस है ये मेरा। बोर्ड नहीं, प्री बोर्ड से पहले, और सारा कुछ 100 आउट ऑफ 100 की तैयारी कराऊंगा। ठीक है, तो थैंक यू।